Hi guys, wish you a very good morning. This is me Ayushi Joshi and you are watching me on the channel of Ventures IQ. तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सुरक्षित हैं, खुश हैं और घर पे इस लॉकडाउन या हम इस कह सकते हैं पेंडेमिक के दौर में कोविड-19 के जो दौर है जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला या थोड़ा सा इरिटेटिंग सा है, उसमें वेंचर्स आईक्यू के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। वेंचर्स आईक्यू कोशिश कर रहा है आपके इस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने की, आपकी जो राह है सफलता की ओर उसे और भी आसान बनाने की। सो इस जो हम सफ़र तय कर रहे हैं या इस जो हमारे प्रयास हैं उसको थोड़ा सा अपने प्रयासों के द्वारा और भी अच्छा बना दीजिए और भी मोटिवेटेड कर लीजिए हम लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाकर, ठीक है। और सजेस्टेड लिंक्स में जाके आप हमारे और भी जो वीडियोस अवेलेबल हैं लाइक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो ऑलरेडी बहुत सारे सेगमेंट्स हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं, उन सभी को सजेस्टेड लिंक्स में जाकर देख सकते हैं। And you can enjoy each and every class of Ventures IQ because we all are working for you only. Even Ventures IQ प्रयास कर रहा है कंसेप्ट्स को सिंपल बनाने के लिए। आप भी हमारे इस प्रयास में बिल्कुल सपोर्टिव, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पढ़ा था हमने नीति आयोग को। हमने इकोनॉमिक्स के सेशन में अब तक जितने भी सेशंस लिए हैं, जितने भी क्लासेस ली है, उसके अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट या इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इकोनॉमी ले चुके हैं। इसके अलावा नेशनल इनकम का कंसेप्ट रेडी कर चुके हैं हम लोग। उसके अलावा हमने जीडीपी, एनडीपी, ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ लिए हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ लिया है। इसके अलावा नीति आयोग और फाइनेंशियल कमीशन जो है उसे भी, प्लानिंग कमीशन, उसे भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, बहुत ही क्रिस्पी टॉपिक है। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और आज की डेट में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है। क्या? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज हम लोग सब कुछ जानेंगे कि इसका लोगो क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है, क्या इसकी वर्किंग है या फंक्शंस क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मेंबर्स कौन कौन होते हैं, स्टैब्लिश कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़, इसका सिंबल, इसका लोगो। आरबीआई का जो लोगो है जो आप देखते हैं, उस लोगो के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखाई देती है आपको। एक होता है पाम ट्री और दूसरी चीज़ है रॉयल बंगाल टाइगर। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोगों के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। ऑप्शन ए रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन बी पाम ट्री, ऑप्शन सी दोनों ही नहीं, ऑप्शन डी दोनों इंक्लूड होती है। तो ये जो ऑप्शंस है इस बेसिस पर आपको सही आंसर टिक करना होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आरबीआई का जो लोगो होता है उसके अंदर पाम ट्री एज वेल एज रॉयल बंगाल टाइगर की पिक्चर्स को इंक्लूड किया जाता है। पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर की पिक्चर्स इंक्लूड की जाती है आरबीआई के लोगो में, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेडक्वार्टर की। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले इसको स्टैब्लिश कैसे किया गया, फिर हम हेडक्वार्टर तक आएंगे कि स्टैब्लिश कैसे हुआ ये। तो सबसे पहले तो 1920 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी को द रॉयल कमेटी ऑन इंडियन करेंसी फिनेंस, है ना, ये भी नाम दिया गया है। तो हिल्टन यंग कमेटी जो है वो 1920 में बनाई गई, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स द्वारा। मोटिव क्या था कि आपको हम लोग मतलब इस कमेटी को फॉर्म करके और एक बैंक की स्थापना करेंगे जो सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक के तौर पे 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करने के बाद में
द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी के द्वारा, या हम कह सकते हैं हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा ये घोषणा की गई है, ये रेकमेंड किया गया कि हम लोग स्थापना करेंगे किसकी, आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना का सुझाव या रेकमेंडेशन किसने दिया था, हिल्टन यंग कमेटी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, हिल्टन यंग कमेटी जो कि 1920 में फॉर्म हुई थी, उसने ये सुझाव दिया कि हमें आरबीआई की स्थापना करनी चाहिए। और उसी के तहत 1934 के आरबीआई एक्ट द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। किसके द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत या उसके अंडर में अगर हम बात करें, आरबीआई की स्थापना की गई 1935 में। मतलब आरबीआई को स्थापित करने के लिए जो प्रस्ताव था आरबीआई एक्ट के 1934 के तौर पे 1934 में ही पेश कर दिया गया था। ये जो एक्ट है इसके अंडर में आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया 1935 में। रिकमेंडेशन किसका था, हिल्टन यंग कमेटी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेडक्वार्टर की। तो हिल्टन यंग कमेटी के सुझाव पर सबसे पहले आरबीआई को कब स्थापित किया गया, 1935 में। और इसको कहाँ स्टैब्लिश किया गया, कैलकाटा में। पहले इसे कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया। 1935 से लगाकर 1937 तक वो कैलकाटा में था। उसके बाद में उसे जो है कहीं और स्टैब्लिश कर दिया गया, कहाँ पे, मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मूव करके कहाँ ले गए, मुंबई ले गए। कब, 1937 में। तो मैं आपको बता दूं कि 1937 में मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर को स्टैब्लिश कर दिया गया। और उससे पहले अगर पूछा जाए कि 1937 से पहले कहाँ पे था या आरबीआई स्टैब्लिश कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था कैलकाटा में 1935 में। लेकिन 1935 से 37 2 ईयर्स वहाँ वर्क करने के बाद में इसे मूव ऑन करवा दिया गया, कहाँ पे, मुंबई में। कब, 1937 में। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके। अब 1937 में मुंबई मूव ऑन करवा दिया। इसके अलावा आप कहेंगे ऑफिसर्स कौन से हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। मुंबई हेडक्वार्टर के अलावा आरबीआई के 29 ऑफिसर्स और भी हैं। ये 29 ऑफिसर्स जो है वो इंडिया की डिफरेंट कैपिटल्स में, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे कैपिटल्स में, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी ऑफिसर्स हैं आरबीआई के, वो सब कहाँ स्टैब्लिश्ड हैं, कैपिटल्स के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स की कैपिटल्स के अंदर, ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी यूनियन टेरिटरीज में स्टैब्लिश है। तो इस तरीके से हेडक्वार्टर के अलावा 29 ऑफिसेज भी हैं इसके। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टैब्लिशमेंट की कि कब स्टैब्लिश हुआ। तो आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1935 में। किसके तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और किसके रेकमेंडेशन पे, हिल्टन यंग कमेटी के रेकमेंडेशन पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे गवर्नर की। इसके गवर्नर कौन है, तो शशि कांता दास इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। शशि कांता दास जो हैं वो आरबीआई के करंट गवर्नर हैं। ठीक है, तो शशि कांता दास को आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जाता है। एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली कौन है गवर्नर, शशि कांता दास। ठीक है, इसके अलावा डेप्यूटी गवर्नर की बात करें तो डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई में 4 होते हैं, जिसके अंदर एज ऑफ नाउ कानूंगो एंड आई कैन से मुंदड़ा, विरल आचार्य जी, एस मुंदड़ा जी, और बीपी कानूंगो और विश्वनाथन। ये 4 जो हैं अभी एज ऑफ नाउ जो है डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। आरबीआई के लोगों के अंदर सबसे पहले पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर है। उसके अलावा आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो हेड क्वार्टर है वो अभी एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली जो है मुंबई में है। कब से, 1937 से। 1937 से तो फिर 1935 के बाद 1935 से 1937 तक कहाँ पे था इसका हेडक्वार्टर,
तो वो था कैलकाटा में, ठीक है। क्यों स्टैब्लिश किया गया इसे? हिल्टन यंग कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन पे इसे स्टैब्लिश किया गया। हिल्टन यंग कमेटी जिसे 1920 में फॉर्म किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, इसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी फाइनेंस के तौर पे भी जाना जाता है। और इस कमेटी के बेसिस पर जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया 1935 में, ठीक है। इससे पहले जो इसकी जगह पे सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता था वो कौन सा बैंक था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर एज ऑफ नाउ मुंबई में है, 1937 से अब तक मुंबई में है। उसके अलावा इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? शशिकांता दास। इसके अलावा इसके अंदर जो डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं वो 4 हैं, जो कि हैं बीपी कानूंगो, एसएस आचार्य जी हैं, एसएस मुंदड़ा जी हैं, विरल आचार्य जी, और इसके अलावा एनएस विश्वनाथन। ये 4 लोग हैं जो कि अभी एज ऑफ नाउ डेप्यूटी गवर्नर्स है, कहाँ के? आरबीआई के, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपका। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, पहले इसे एक प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशन के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 1949 में नेशनलाइजेशन के बाद में ये एक गवर्नमेंट एंटाइटी है। मैं आपको बता देती हूँ 1949 से पहले ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, लेकिन उसके बाद में इसे टोटली गवर्नमेंट ने ओन कर लिया। गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है एज ऑफ नाउ, लेकिन कब से? 1949 से। 1949 से पहले एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। अच्छा, नेशनलाइजेशन क्या होता है? आपको मैंने अभी बताया 1949 में नेशनलाइज हो गई ये बैंक। तो नेशनलाइजेशन क्या है? तो नेशनलाइजेशन का मतलब है कि ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल होती है, या गवर्नमेंट के लिए किसी भी तौर पे गवर्नमेंट के लिए एक हम कह सकते हैं प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूशन के तौर पे इस्टेब्लिश की जाती है और उसे गवर्नमेंट अपने अंडर में कर लेता है। तो ऐसी इंस्टीट्यूशन जो है नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है। मतलब किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, तो उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? नेशनलाइजेशन का प्रोसीजर कहा जाता है। तो 1949 में आरबीआई समेत जो इंक्लूडिंग आरबीआई 1949 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बैंक्स को कब कब कैसे नेशनलाइज किया गया। लेकिन आरबीआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1949 में इसे नेशनलाइज कर दिया। उससे पहले ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, उसके बाद में फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है आरबीआई के फंक्शन। अभी तक हमने जो देखा वो सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आरबीआई के बारे में सब कुछ पढ़ा हमने कि उसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे चला ये आगे, और इसके अंदर किन किन को सम्मिलित किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे इसके फंक्शंस की, ओके, ठीक है। तो अब हम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। आरबीआई के जो भी फंक्शंस होते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो वाली चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन होता है ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, लेन देन वगैरह, जितना भी कंट्री लेवल पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिकल पॉलिसीज चल रही है, पैसों से लेन देन जितना भी रिलेटेड जो भी चल रहा है, वो सारी मॉनेटरी पॉलिसी, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मनी सर्कुलेशन हो, ये सारी चीज़ें मार्केट में कैसे चल रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की क्या कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होती है, बेसल नॉर्म्स वगैरह, ये सब कुछ किसके अंडर में आता है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी करता है वो कौन होता है? आरबीआई। तो आरबीआई का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरीके से जनरेट करना। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क हो गया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सेकेंड वर्क होता है इशूइंग करेंसी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर 2 तरह की चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। पैसे या करेंसी इशू करना किसका काम है? आरबीआई का। मतलब नोट छापने का काम कौन करती है? आरबीआई। उनको मार्केट में इशू कौन करती है? आरबीआई। लेकिन जहां बात आती है मिंटिंग ऑफ कॉइन्स की, कॉइन्स जो है वो मिंट करने और उनको इशू करने का जो काम है वो आरबीआई नहीं करती, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करता है, ठीक है।
फिनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसे देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे देखती है, किसे, 1 रुपये के कॉइन्स और नोट्स को। इसके अलावा जितने भी 1 रुपये के अलावा जो भी कॉइन्स होते 1 रुपये के अलावा जो भी कॉइन्स या नोट्स होते हैं उन्हें कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है। तो दूसरा वर्क इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इशूइंग करेंसी। करेंसी का लेवल डिसाइड करना कि करेंसी किस लेवल पे कितनी पब्लिश होनी चाहिए, कितनी मार्केट में जानी चाहिए, कितनी प्रिंटिंग कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क क्या हो गया, इशूइंग करेंसी। सेकेंड थिंग के बाद में आते हैं थर्ड थिंग पे, क्या है ये, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, मतलब कि फॉरेन की जो जितनी भी करेंसीज़ हैं उन सबका इंडियन करेंसी के साथ में बैलेंस और उनका सर्कुलेशन मैनेज करना। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना भी एक थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं हम लोग, बैंक ऑफ इंडिया। एज अ बैंक ऑफ इंडिया वर्क करता है ये, बैंक ऑफ गवर्नमेंट वर्क करता है ये। मैंने इंडिया क्यों कहा, बिकॉज इंडिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन है गवर्नमेंट। इंडिया को पूरी तरीके से रेगुलेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो बैंक ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो द बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे काम करता है। मतलब सरकार जो भी कर रही है, सरकार जितने भी फिनेंशियल डिपार्टमेंट जो सरकार का है उससे कोऑर्डिनेट करते हुए, और जितने भी अदर बैंक्स हैं चाहे वो शेड्यूल्ड है चाहे नॉन शेड्यूल्ड हैं, उन सभी बैंक्स को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई बैंकर ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी कहलाता है। जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो सब आरबीआई एक्ट के तहत आते हैं। मतलब आरबीआई के लिए जो है वर्क कर रहे हैं, या आरबीआई उनके लिए वर्क करता है। आरबीआई बैंकर है किसका, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का। मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को जब भी पैसों की ज़रूरत है या पैसा डिपॉजिट कराना है, मान लीजिए जैसे कि एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के पास में पैसा बहुत एक्सेस हो गया है। अब मार्केट में पैसा खूब है, उनके पास में खूब पैसा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स डाउन है, तो वो आम जन को पैसा नहीं देना चाहते, मतलब लोन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते। इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, आरबीआई से कहेंगे कि जो पैसा हमारे पास पड़ा है वो पैसा आप अपने पास रख लीजिए, उसके ऊपर हमें लो इंटरेस्ट रेट में जो भी है आप इंटरेस्ट पे कर दीजिएगा। तो इंटरेस्ट भी जनरेट हो रहा है और पैसा सर्कुलेशन भी प्रॉपर मैनेज हो रहा है ना। तो आरबीआई का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, बैंकर ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकर के तौर पे काम करती है। अब बैंकर ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक क्या है, आप कहेंगे भाई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बार बार बोल रही हूँ मैं, तो क्या है ये, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब है वो सारी बैंक्स जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आती है, उसके अंडर में आती है, उसके अंदर रेगुलेट होती है, उसे कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री के लिए ओवरऑल जिस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करना है। जैसे कि आप सभी को पता है जीडीपी एकदम अपने अभी लोएस्ट लेवल पे है ना, माइनस में चल रही है। तो क्या रीज़न है उसका, ये सारे रीज़न को कैलकुलेट करना, उन सारे रीजंस को मैनेज करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं उन सबको देखना, और उन सारे सॉल्यूशंस को अप्लाई करके अगेन इकोनॉमी को स्टेबल करना या अपने जो स्टेबिलिटी का लेवल है उससे ऊपर लेकर आना। ये सारी चीज़ें भी कौन देखता है, आरबीआई देखती है। तो आरबीआई के इंपॉर्टेंट वर्क्स में क्या क्या हो गया, overseeing monetary policy, issuing currency, other than this managing foreign exchange, banker of all scheduled commercial banks, other than this बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहलाती है ये, और वर्क्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी काम करती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखे, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस किया जो आरबीआई के हैं। मतलब आरबीआई क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क करती है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। कि सबसे पहले तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई पूछा जाता है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हैं। आरबीआई जब स्टैब्लिश हुआ तो उसके पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। आप जो है नोट कर लीजिए, सर ओसबॉर्न स्मिथ।
सर ओसबोर्न स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। उनके अलावा अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो है, अच्छा ओसबोर्न स्मिथ कब से कब तक रहे? 1935 से 37 तक रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडियन गवर्नर की, तो इंडियन गवर्नर कौन है? CD देशमुख। कौन है? CD देशमुख। कब से कब तक रहे हैं? 43 से 49 तक रहे हैं। CD देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो 1943 से 49 तक इंडिया के RBI के गवर्नर रहे हैं। फर्स्ट RBI गवर्नर वॉज सर ओसबोर्न स्मिथ जो 35 से 37 तक थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ में। लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर पूछा जाए आपसे RBI के, तो वो है CD देशमुख जो कि 43 में बने और 49 तक चले। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है वो क्या है कि एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जो कि RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, यस इट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो RBI के गवर्नर के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एकमात्र पर्सन, एकमात्र PM कह लो जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, या एकमात्र गवर्नर RBI के कह लो जो PM भी बन चुके हैं। तो वो कौन है? प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे हम? यस, आपको बता देती हूँ, इसके अंदर RBI के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ की जो कैटेगरीज है, RBI के एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आपको पता है हमेशा हर कैटेगरी में, हर फील्ड में 4 तरह की कैटेगरीज होती है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, है ना। इस तरह से 4 कैटेगरी में क्लासेस डिवाइड है हर एम्प्लॉयज़ की, हर ऑफिसर्स के एम्प्लॉयज़ की। तो उसी तरीके से अगर RBI के ऑफिस एम्प्लॉयज़ की बात की जाए, RBI के एम्प्लॉयज़ की बात की जाए, तो इसमें सेकंड क्लास इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड क्लास कैटेगरी जो है RBI में नहीं होती है। RBI में सिर्फ 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। क्लियर है। तो आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने आज यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है। इसके अलावा जो एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच जाता है वो क्या है कि फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ RBI जो थे वो कौन थी? KJ उदेशी। ठीक है। KJ उदेशी वॉज द फर्स्ट विमेन इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। ओके। तो ये सब चीज़ें जो हमने यहाँ डिस्कस की है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। हमने सबसे पहले RBI के बारे में जाना कि वो क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, गवर्नर कौन है, इसके डेप्यूटी गवर्नर्स कौन है, स्टैब्लिशमेंट के साथ में उसका लोगो क्या है, कौन सा एक्ट लगता है, किसकी रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया और इससे पहले क्या था। ठीक है। और ये सेंट्रल बैंक के तौर पे भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें हमने सबसे पहले डिस्कस की। उसके बाद में हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ RBI, और उसके बाद अब हम लोगों ने डिस्कस किया RBI के इम्पॉर्टेंट फंक्शन के साथ साथ में वो सारे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन से हैं सारे पॉइंट्स? सबसे पहला गवर्नर RBI का सर ओसबोर्न स्मिथ 35 से 37 तक थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI CD देशमुख कब से कब तक थे? 43 से 49 तक थे। उसके बाद में ओनली नहीं कह सकते हम, लेकिन फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ RBI KG उदेशी। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो कैटेगरी होती है, वर्किंग कैटेगरी, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड होता है, मतलब फर्स्ट क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है और फोर्थ क्लास होता है। इसमें सेकंड क्लास को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसके 29 ऑफिसेज हैं, एक हेडक्वार्टर के अलावा इसके 29 ऑफिसेज हैं। इसके अलावा RBI की एक मॉनेटरी म्यूज़ियम भी है जो मुंबई में इस्टेब्लिश है, जिसमें RBI प्रेमाइसेस, मॉनेटरी प्रेमाइसेस जितने भी हैं वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस की हैं। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? RBI के सारे वर्क्स डिस्कस किए, इम्पोर्टेंस डिस्कस की, फर्स्ट पर्सन्स ऑफ RBI डिस्कस किया,
कैटेगरीज डिस्कस की, स्टैब्लिशमेंट डिस्कस किया, लोगो डिस्कस किया और इसके गवर्नर को डिस्कस किया। इसके अलावा अगर कुछ भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू and definitely we will discuss on it. Okay, so don't forget to go through all these things. नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिए, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इजी हो जाए, आपको वीडियो बार बार खोलना ना पड़े और आप डायरेक्टली नोट्स से एक बार में रिविजन कर सकें। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर नोट्स एंड ऑल्सो like this video. Bye bye, take care, have a great time ahead and take care of yourself.